ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। ये खुलासा खुद अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारियों ने किया है। यही नहीं, इस युद्ध में अमेरिकी सेना के सबसे खतरनाक ड्रोन का जखीरा करीब एक चौथाई घट गया है। अब तक अमेरिकी सेना के 45 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो चुके हैं और सेना के पास अब इनकी संख्या महज 145 के आसपास रह गई। यानी ईरान को सबक सिखाने की ट्रंप की जिद ने अमेरिकी सेना का करीब 1.3 अरब डॉलर का नुकसान करा दिया है। द वॉशिंगटन पोस्ट समेत कई अमेरिकी न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका ने कम से कम 45 MQ-9 रीपर ड्रोन्स खो दिए। अगर ये आंकड़ा सही है तो अमेरिकी रीपर बेड़े का लगभग एक चौथाई हिस्सा खत्म हो चुका है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी दी है। इन अधिकारियों ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर इस बात का खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद एक सवाल अमेरिका को भी परेशान करने लगा है कि क्या उसके पास युद्ध को जारी रखने के लिए पर्याप्त हथियार बचे भी हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप कड़क देख रहे हैं। करीब 1.25 अरब के सैन्य उपकरण का नुकसान किसी भी देश के लिए एक बड़ा झटका है, भले ही वो अमेरिका क्यों ना हो। यहाँ असल सवाल ये है कि अमेरिका जैसे देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन का नुकसान कितना गंभीर है और इस नुकसान से अमेरिका के मिसाइल और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर स्टॉक पाइल्स भी कम हो गए हैं। इसे समझने के लिए हमें पहले MQ-9 रीपर ड्रोन्स की अहमियत को समझना होगा। MQ-9 रीपर को आमतौर पर एक कॉम्बैट ड्रोन यानी लड़ाकू ड्रोन के तौर पर जाना जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है लंबे समय तक हवा में रहना और एक ही मिशन में निगरानी और हमला दोनों करना। एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के मुताबिक MQ-9 करीब 27 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है और इसके एक्सटेंडेड रेंज संस्करण की एंड्योरेंस इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसकी लंबाई करीब 36 फीट है और इसका विंग स्पैन करीब 66 फीट है। ये हेलफायर मिसाइल्स और अलग अलग प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स को ले जा सकता है। साथ ही रीपर की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें नहीं बल्कि उसका परसिस्टेंट सर्विलांस कैपेबिलिटी है। यानी ये किसी इलाके के ऊपर लंबे समय तक मंडराकर निगरानी रख सकता है, किसी टारगेट को ट्रैक कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उसी टारगेट पर हमला भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसे कोई पायलट विमान के अंदर बैठकर नहीं उड़ाता, इसे ज़मीन पर मौजूद ऑपरेटर्स रिमोटली कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केनेथ विल्सबैक ने मई 2026 में कांग्रेस के सामने MQ-9 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताया था। उन्होंने कहा था कि रीपर का इस्तेमाल कई हमलों में किया गया और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म इसके करीब भी नहीं पहुंचता इसकी परफॉर्मेंस के मुकाबले में। उनका तर्क था कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देता है और इसके इस्तेमाल से अमेरिकी पायलट्स की जान जोखिम में नहीं पड़ती। यानी एक तरफ ये ड्रोन अमेरिकी युद्ध रणनीति का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन दूसरी तरफ यही ड्रोन अब भारी नुकसान का सामना कर रहा है। मई 2026 में अमेरिकी एयरफोर्स के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टेबोर ने सेनेट सब कमेटी को बताया था कि एयरफोर्स के पास करीब 135 MQ-9 रीपर बचे थे और लॉसेस के बावजूद ये एयरक्राफ्ट दुनिया भर में चल रहे कॉम्बैट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने नुकसान को लेकर चिंता भी जताई थी। इससे पहले एयरफोर्स और नेशनल गार्ड के पास कुल मिलाकर लगभग 182 रीपर्स होने की जानकारी सामने आई है। जून में सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने इन्वेंट्री को फिर बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने की बात की थी। अब अगस्त में अमेरिकी मीडिया की ताज़ा रिपोर्ट में कम से कम 45 रीपर्स के खोने की बात सामने आई है और 45 में से सभी ड्रोन्स को ईरान में मार गिराया है ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ रीपर इसलिए भी क्रैश हुए क्योंकि उनका ऑपरेटर्स के साथ कम्युनिकेशन लिंक टूट गया था। यानी लॉसेस में कॉम्बैट शूट डाउन के अलावा ऑपरेशनल फेलियर्स और क्रैशेस भी शामिल है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका के युद्ध के बारे में बात करते हुए 45 रीपर्स शॉट डाउन कहना और 45 रीपर्स लॉस्ट कहना, ये दोनों बातें अलग हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि आखिर ईरान रीपर्स को गिराने में कामयाब कैसे हुआ। रीपर की ताकत उसकी एंड्योरेंस और सर्विलांस कैपेबिलिटी है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है। ये कोई तेज़ रफ्तार फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है।
एयर एंड स्पेस फोर्स मैगजीन के अनुसार इसकी क्रूज स्पीड लगभग 230 मील प्रति घंटा है। इसकी तुलना आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट से करें तो ये काफ़ी धीमा है, यानी जब ऐसे इलाके में इसको भेजा जाता है जहां दुश्मन के पास पहले से ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हो, तो धीमी स्पीड इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। मार्च 2026 में एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने रिपोर्ट किया था कि ईरान के ऊपर ऑपरेशन के दौरान करीब 10 MQ-9 गिरा दिए गए। उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने स्पेसिफिक शूट डाउन डिटेल्स की पुष्टि नहीं की थी। मई तक ये संख्या करीब 30 ड्रोन्स के नुकसान तक पहुंचने की खबर सामने आई और अब अगस्त में ये आंकड़ा बढ़कर 45 तक पहुंच रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। मार्च 2026 में द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया था कि ईरान के खिलाफ युद्ध के शुरुआती 4 हफ्तों में अमेरिका ने 850 से ज़्यादा टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स दाग दिए। ये संख्या पेंटागन के भीतर चिंता का कारण बनी थी, क्योंकि इन मिसाइलों की खपत प्रोडक्शन की सामान्य गति से कहीं ज़्यादा थी। यानी जितनी स्पीड से मिसाइल बन नहीं रही है, उससे ज़्यादा स्पीड से इनका इस्तेमाल हो रहा है। रॉयटर्स ने भी उस समय वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के आधार पर 850 से ज़्यादा टॉम हॉक्स के इस्तेमाल की पुष्टि की थी। हालांकि रॉयटर्स ने उस आंकड़े को स्वतंत्र रूप से वेरीफाई नहीं किया था और मामला सिर्फ टॉम हॉक का नहीं था। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शुरुआती चरणों में 1000 से ज़्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल किए हैं, जिनमें पैट्रियट और थैड सिस्टम्स के इंटरसेप्टर्स शामिल हैं। इन आंकड़ों को सुनकर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या अमेरिका के पास हथियार खत्म हो गए हैं? इसका जवाब है पूरी तरह से नहीं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ यानी CSIS ने अप्रैल 2026 में 7 प्रमुख अमेरिकी म्यूनिशंस की स्थिति का विश्लेषण किया था। उनका निष्कर्ष था कि अमेरिका के पास युद्ध जारी रखने के लिए प्लॉजिबल सिनेरियोज यानी पर्याप्त मात्रा में मिसाइल्स हैं, लेकिन चिंता भविष्य को लेकर है। अगर इसी समय दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए और वहां पर ज़रूरत पड़े अमेरिका की, तो अमेरिका के स्टॉक पाइल्स और प्रोडक्शन की कैपेसिटी पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हथियार खत्म हो रहे हैं उन्हें तुरंत नहीं बनाया जा सकता। उदाहरण के लिए CBS न्यूज़ ने मार्च में बताया था कि 850 से ज़्यादा टॉम हॉक्स का इस्तेमाल एक साल में सामान्य खरीद की तुलना में कई गुना ज़्यादा था। रिपोर्ट में प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी सवाल उठाया गया, यानी अगर युद्ध में हज़ारों मिसाइलें इस्तेमाल हो जाएं, तो अगले दिन हज़ारों नई मिसाइलें फैक्ट्री से बनकर नहीं आ सकती हैं। उनके लिए प्रोडक्शन लाइंस, इंजन्स, गाइडेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सप्लोसिव्स, रॉ मटेरियल और स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। और यही अमेरिकी मिलिट्री प्लानिंग की सबसे बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि MQ-9A रीपर्स की प्रोडक्शन लाइन ही बंद हो चुकी है। एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के अनुसार जनरल एटॉमिक्स ने 2025 में MQ-9A का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने इस पुराने वर्जन को आगे खरीदने की कोई योजना ही नहीं बनाई थी। अब युद्ध में इसी प्लेटफॉर्म की भारी उपयोगिता सामने आने के बाद अमेरिका को अपने पुराने जो फैसले थे उस पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है। मई 2026 में जनरल एटॉमिक्स ने अमेरिकी एयरफोर्स को रीपर फ्लीट को फिर से बढ़ाने के विकल्पों पर विचार करने की जानकारी दी थी। लेकिन समस्या ये है कि ओरिजिनल MQ-9A का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। एक विकल्प अब MQ-9 भी हो सकता है, जो रीपर फैमिली की नई जनरेशन है। लेकिन नया एयरक्राफ्ट खरीदना और उसे तुरंत युद्ध के लिए रेडी करना और फिर अपने सैन्य बेड़े में शामिल करना, ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसको कई चरणों से गुजरना होता है। ईरान और इजराइल के युद्ध में शामिल होकर अमेरिका के लिए ये सवाल ज़रूर खड़ा हो गया है कि अगर एक लंबे और हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका को लगातार ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल और एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो उसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी इतनी तेज़ी से उसके बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगी। इस सवाल ने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सबको परेशान कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आयुष। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है कैमरे पर मेरे साथी दीपक ने। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।